परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश, वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इसी आशा के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं कि ज़माने में आपका भी हुनर बोले और ऐसा बोले कि आपको कभी बोलने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ समझाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आओ सेशन को लाइक कर देना जिसको भी पसंद आ रहा है। और पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर सेशन का हमारे। देखो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट। इनमें से पूछा है कि किसने मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट को जीता, किस लीग में? डायमंड लीग में। 2023 डायमंड लीग में ये जो टूर्नामेंट हुआ है 2023 डायमंड लीग, इसमें जो मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट था, ठीक है, उसको किसने जीता, उस इवेंट को किसने जीता? तो उस इवेंट को जीता है जैकूब ने। ठीक है, जैकब वेदलेच नाम है इनका। इन्होंने जो है वो अराउंड आई थिंक 80 ये चेक रिपब्लिक के हैं पहली बात तो। ठीक है, कहाँ से संबंधित हैं? चेक रिपब्लिक के ये निवासी हैं। ठीक, अच्छा इनका थ्रो कितना गया था? इनका बेस्ट थ्रो था और वो थ्रो था 84.24 मीटर। ठीक है, 84.24 मीटर। ठीक, अब ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है डायमंड लीग? ये वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑर्गेनाइज करता है डायमंड लीग को। ठीक, अब बात करें कि ये तो फर्स्ट आए, इन्होंने तो टॉप किया, तो सेकंड पे कौन थे? सेकंड नंबर पे कौन थे? अच्छा, सेकंड नंबर पे कौन थे? से पहले ये क्या पहली बार जीते हैं? नहीं, ये इनकी तीसरी जीत है। तो ये इनकी कौन सी है? थर्ड विन है। किसकी? जब वो डायमंड लीग जीते हैं किस इवेंट में? मेंस जैवलिन थ्रो में। ठीक है, तो डायमंड लीग जीतना उनका ये तीसरी बार का अनुभव था। ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ था? ये चैम्पियनशिप हुई कहाँ थी? ये हुई थी यूएसए में। ठीक है, कहाँ हुई थी? हेल्ड इन यूएसए। ठीक है, हेल्ड इन कहाँ? यूएसए में हुई थी। अब जो हमने बात की थी कि सेकंड कौन आया, तो सेकंड आए हमारे ही देश के प्लेयर नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, कौन इनका नाम कौन नहीं जानता? ऐसा कोई हो सकता है? नहीं ना। इन्होंने 2022 में, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने 2022 में डायमंड लीग जीता। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू विन डायमंड लीग इन 2022। अभी फ़िलहाल ये सेकंड नंबर पे हैं और इन्होंने जो थ्रो लिया है वो इनका 83.8 मीटर का रहा था। ठीक है, अब ये सेकंड नंबर पे हैं और फर्स्ट नंबर तो क्वेश्चन ही था कि फर्स्ट नंबर पे कौन है। तो फर्स्ट सेकंड हो गया, अब थर्ड की बारी। थर्ड हैं ओलिवर हेलैंडर। ठीक है, ओलिवर हेलैंडर जो हैं वो फिनलैंड से संबंधित हैं, फिनलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, थर्ड पोजीशन है इनकी। ठीक है, थर्ड नंबर पे हैं ये। सेकंड पे नीरज चोपड़ा, थर्ड पे ये। तो नीरज चोपड़ा से कुछ थोड़ा कम पॉइंट ही इन्होंने बेसिकली कुछ मीटर कम ही इन्होंने थ्रो किया था। तो उनका था 83.74 मीटर। ठीक है, ये इनका थ्रो था। तो 83.7 मीटर के साथ 74 मीटर के साथ ये थर्ड पे आए थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये कौन सा सेशन था बेसिकली? तो ये 14th सेशन था किसका? डायमंड लीग का। ठीक है, 14th सेशन था डायमंड लीग का। देखो एक ही क्वेश्चन से सारी बात मैंने आपको बता दिया। अगर पूछेगा कि कौन जीता तो आप बता दोगे जैकब। ठीक है, आप बोलो, पूछेगा सेकंड नंबर पे कौन था? नीरज चोपड़ा। अगर पूछा थर्ड नंबर पे कौन था, ठीक, तो ओलिवर हेलेंडर। ठीक है,
अगर पूछ लिया कि फर्स्ट नंबर पे जो जीता, जिसने टॉप किया, वो जैकब थे। किस देश से संबंधित है? चेक रिपब्लिक से। ठीक है, कौन सा टाइटल है, कितनी बार जीते हैं? 3 बार जीते हैं। अगर मीटर पूछे कितने मीटर का थ्रो था, तो वो सब बता दिया है। ठीक है, 2022 में नीरज चोपड़ा ने इसको जीता था और वो पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए थे डायमंड लीग में, जो हमारा मेंस जावलिन थ्रो इवेंट है उसमें गोल्ड लेने वाले। ठीक है, तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन से, इतना डेटा सफिशिएंट है। एग्ज़ाम में पूछेगा कुछ इसी तरह पूछेगा, इन्हीं में से पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। देखो नेक्स्ट बात हो रही है संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड की। अब पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो देखते हैं तीनों स्टेटमेंट। संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड एक नेशनल ऑनर है दैट इज़ बेस्टोड ऑन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। हाँ, आर्ट और आर्ट की फील्ड में ये मिलता है। संगीत नाटक, जैसे दिख ही रहा है आपको, संगीत भी है, नाटक वर्ड भी है, अकेडमी अमृत अवार्ड, तो आर्ट्स की फील्ड से ये है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है इट कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ 3 लाख। ये गलत है। 3 लाख का कैश प्राइज नहीं होता, 1 लाख का कैश प्राइज होता है। कितने का होता है? 1 लाख का कैश प्राइज होता है। ठीक है, 3 का नहीं होता। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द अवार्ड ऑनर्स इंडियन आर्टिस्ट एज अबव 75 हु हैवंट रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ ऑनर इन देयर करियर। ये भी बिल्कुल ठीक है कि ये अवार्ड उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी उम्र 75 साल से 75 ईयर से अबव की होती है, प्लस के होते हैं वो 75 साल के से, और उनको कोई अवार्ड ना मिला हो, उन्हीं लोगों को संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड मिलता है। ठीक है, क्या क्राइटेरिया है? 75 साल से ऊपर के होंगे और कोई अवार्ड नहीं मिला होगा। ठीक है, और 1 लाख मिलता है प्लस एक ब्रॉन्ज का, यू कैन से। अच्छा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। 1 और 3 सही है ना? हाँ, तो डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 और 3 इज करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा इन लोगों को क्या मिलता है ना, एक ताम्र पात्रा मिलता है। ठीक है, जो बेसिकली अवार्ड होता है वो मिलता है, तांबे का पात्र पे लिखा होता है। ठीक है, कि अवार्ड का नाम और वो सारी चीज़ें। और उसके बाद एक अंगवस्त्रम, जैसे किसी को शॉल, किसी को गमछा टाइप्स हम बोलते हैं, वो होता है। किसी को साड़ी के फॉर्म में कुछ ना कुछ वस्त्र दिए जाते हैं एज अ ऑनर। ठीक है, तो अगर अवार्ड की बात करें कि कब एस्टैब्लिश हुआ या कब बना, या फिर अगर बात करें उससे पहले कि कितने लोगों को मिला, तो 84 लोगों को मिला। 84 में से 70 मेन थे और हाँ 14 विमेन थी। ठीक है, 70 आदमी और जो 14 हैं वो महिलाएं थी। ठीक है, समझ में आया? आर्ट्स की फील्ड में मिलता है, ये सफिशिएंट है। अच्छा, कहाँ मिला? नई दिल्ली में मिला। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ने दिया, जगदीप धनखड़ जी ने इस अवार्ड को बेसिकली इन्होंने क्या किया, इस अवार्ड को दिया। ठीक है ना, तो यहाँ से इतनी बात हुई। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक टीम थी साइंटिस्ट की, एक टीम है साइंटिस्ट की, जिनमें इंडिया के साइंटिस्ट, चाइना के, मलेशिया के और यूएसए के 4 देशों के साइंटिस्ट हैं। एक टीम है जिसमें इंडिया, मलेशिया, यूएसए, चाइना के साइंटिस्ट हैं, जिनको क्या मिला है? आईजी नोबेल प्राइज़ मिला है 2023 का। ठीक है, आईजी नोबेल प्राइज़ पाने वाले 4 देशों के साइंटिस्ट हैं। इनकी एक टीम है, ठीक है, जिन्होंने रिसर्च किया है। अब वो पूछ रहा है किस फील्ड में, किस टॉपिक पे, या उनका रिसर्च का वर्क क्या है, लाइक किस पे उन्होंने रिसर्च किया है, तो वो टॉपिक पूछ रहा है। ठीक है, वो थीम यू कैन से पूछ रहा है। अब इन साइंटिस्ट के नाम, जो इंडिया से, चाइना से, यूएसए से और मलेशिया से बिलोंग करते हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, किसी का भी नाम पूछ सकता है, क्या पता किसी वे में चारों का पूछ ले, कि बोल दे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें इंडिया, चाइना, मलेशिया और यूएसए के साइंटिस्ट हैं। तो 5 ऑप्शन में ऐसे ही दे देगा, कुछ कुछ नाम दे देगा।
ठीक है, चारों नाम दे देगा तो एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले देखते हैं, तो ये है रीएनिमेटिंग डेड स्पाइडर फॉर ग्रिपिंग टूल्स, ठीक है। बेसिकली यू कैन से उनका रिसर्च वर्क, इसी रिसर्च वर्क के लिए उन्हें IG नोबेल मिला है, जिसका थीम बोल लो, टॉपिक बोल लो, कुछ भी बोल लो, रीएनिमेटिंग डेड स्पाइडर फॉर ग्रिपिंग टूल्स। अब रीएनिमेटिंग डेड स्पाइडर्स, ठीक है। डेड स्पाइडर मतलब जो स्पाइडर हो गई मकड़ी, मृत मकड़ी को दोबारा पुनर्जीवित करना, किसके लिए? ग्रिपिंग टूल्स के लिए, ठीक है। ग्रिपिंग टूल्स के लिए बेसिकली नेक्रोबैटिक मैकेनिकल्स में यूज़ करने के लिए, ठीक है। और ये कैसे ऑब्जेक्ट को ग्रैप्स करेंगे, जो ये ग्रिपिंग टूल है। ग्रिपिंग टूल क्या होता है? जिससे पकड़ा जा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज़ होंगे टू ग्रैप्स ऑब्जेक्ट विद इरेगुलर शेप। जिन ऑब्जेक्ट्स की जिन भी वस्तुओं की शेप इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, जैसे ये एक बॉटल है, ठीक है, या एक पेन है, तो इसकी शेप रेगुलर है। कुछ ऑब्जेक्ट्स की शेप रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है। उनको पकड़ने के लिए भी दीज टूल्स विल बी यूज्ड, ये टूल्स यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। टीम मेंबर्स की जैसे मैंने आपको बोला था, याद होना चाहिए नाम, तो राइज यूनिवर्सिटी USA में दे आर वर्किंग, तो टी फायरयाप, जीन लुयू और अनूप राजप्पन और त्रिवोर शिमोकुसु और डैनियल प्रेस्टोन, ये जो हैं हमारे साइंटिस्ट हैं जिनको IG नोबेल मिला है, ठीक है। नाम याद रखना, कंट्री के नाम याद रखना, कौन सा अवार्ड मिला ये याद रखना, और बेसिकली किस रिसर्च वर्क के लिए मिला ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इंडियन क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2023 जीता है और ये उनकी 8वीं जीत है। किसको हरा के? ये उनकी 8वीं जीत है श्रीलंका को हरा के। कैप्टन कौन है इंडियन टीम के? रोहित शर्मा, ठीक है। 8वीं बार आप कह सकते हैं एशिया कप में एशिया कप जीत गई है इंडियन टीम। रोहित शर्मा कैप्टन है, श्रीलंका को हराया है। हुआ कहाँ है ये? बेसिकली जॉइंटली हेल्ड इन, जॉइंटली दो देशों ने किया है। एक तो श्रीलंका में खुद हुआ है, फाइनल्स इनका श्रीलंका में हुआ था, और उसके साथ साथ श्रीलंका के साथ पाकिस्तान में भी कुछ इसके जो मैचेस हैं वो हुए हैं, ठीक है, एशिया कप के। तो ये चीज़ समझ में आई, इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी कुछ, ठीक है। आई होप कुछ इतना है नहीं इसमें जो नहीं समझ में आया हो। 16th एडिशन था एशिया कप का, 30 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में हुआ था। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करूं इस क्वेश्चन में, तो वो है ये चीज़, या फिर किस क्रिकेट टीम ने डेब्यू किया था। तो नेपाल क्रिकेट टीम ने एशिया कप में अपना डेब्यू किया था 2023 में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैन ऑफ द मैच की बात करूं, मोहम्मद सिराज। मैन ऑफ द सीरीज़ कुलदीप यादव। मोस्ट रन शुभम गिल और मथेशा पाथिराना जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट ली है, 11 विकेट्स ली हैं, श्रीलंका के प्लेयर हैं, ठीक है। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इंडिया ने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है। पहले इंडिया की रैंकिंग थी 59, 2022 में इंडिया की रैंकिंग थी 59, अभी इंडिया की रैंकिंग हो गई है 52, ठीक है, 52, दैट इज़ 1 मिनट 50 सेकेंड जिसे हम बोलते हैं, तो 52 रैंकिंग है, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। पहले 59 थी, अब 52 हो गई। अच्छा, इस लिस्ट को बेसिकली जीता, टॉप किसने किया है? ये किया है फ्रांस ने। फ्रांस ने इस इंडेक्स को टॉप किया है, ठीक है। बाकी कंट्रीज थोड़ा देखते हैं। देखो, फ्रांस ने तो टॉप किया है इस इंडेक्स को, उसके अलावा उसके बाद आती है फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ठीक है, लग्जमबर्ग, और इंडिया ने अपनी रैंकिंग इम्प्रूव करी है, 52nd पे आ गई।
अच्छा, एशिया में इंडिया की जो रैंक है वो 13 है। अगर हम सिर्फ एशिया की बात करें, वर्ल्ड की नहीं, एशिया की बात करें तो रैंक 13 है। और सिंगापुर की रैंक जो है वो 10th है एशिया में, ठीक है। उसके बाद बॉटम कंट्रीज़ में आ गई यमन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, कॉन्गो हो गया, मोजाम्बिक हो गया। तो ये सब बॉटम लिस्ट में है। कितनी कंट्रीज़ थी? 121 कंट्रीज़ थी। किसके द्वारा रिलीज़ की गई? सर्फ शार्क लिमिटेड के द्वारा रिलीज़ की गई। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। किसने रिलीज़ की, कितनी कंट्रीज़ थी, कौन सी कंट्री ने टॉप किया, इंडिया की रैंकिंग कितनी इम्प्रूव हुई, बॉटम में कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एशिया में इंडिया की कौन सी रैंक है, 13th रैंक है। तो ये चीज़ें थोड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड UPAG पोर्टल? किस मिनिस्ट्री ने UPAG पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये जो UPAG पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लॉन्च की गई है। और ये पोर्टल जो हैंडल कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर, इस डिपार्टमेंट के अंडर बेसिकली ये पोर्टल जो है यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक जो है वो इनिशिएटिव जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के द्वारा लिया गया है। मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। अच्छा, अब इस पोर्टल को बनाने का मेन मकसद क्या था? ठीक है, जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा है, ठीक है, जितना भी डेटा है रियल, उसको बेसिकली एम क्या है, ताकि रियल टाइम स्टैंडर्डाइज वेरीफाइड डाटा प्रोवाइड किया जा सके एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे, उसकी फैसिलिटीज़ पे, बेसिकली फैसिलिटेटिंग डेटा ड्रिवन डिसीजंस पे फॉर द पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, स्टेक होल्डर्स, इन सब के लिए वो डेटा यूज़फुल हो, वो स्टैटिस्टिक्स यूज़फुल हो, ठीक है। जितना ज़्यादा डिसीज़न करेक्ट होगा, लेट से मौसम विभाग बोलता है आज बारिश होगी, ठीक है, बहुत तेज़ होगी, एक ये है एक होगी, या ऐसे करके जो भी डिसीजन वो बताते हैं, जितना फार्मर्स के पास पूछते हैं, जितने वो सटीक होंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें हेल्पफुल होंगी। तो पोर्टल या जो स्टैटिस्टिक्स चीज़ें, डेटा जो रखा जाता है, बनाया जाता है या जिसको स्टडी किया जाता है, वो जितना अप्रोप्रिएट होगा डिसीजन लेना उतना ही आसान होगा, ठीक है। बेसिकली जो ई गवर्नेंस है उसको प्रमोट करने के लिए भी ये पोर्टल को बनाया गया है। एंड स्मार्टनेस, ट्रांसपेरेंसी, ये सब तो अगर पोर्टल बनेगा, कंप्यूटर पे चीज़ें आएंगी तो ये चीज़ें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता? 2023 का किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता? बताओ, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ये जीता है कार्लोस सेंस जूनियर ने, ठीक है। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये, किस देश से संबंधित हैं? ठीक है, ये स्पेन के हैं। तो फरारी स्पेनिश प्लेयर हैं ये बेसिकली, ठीक है, फरारी स्पेनिश प्लेयर। F1 रेस है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, फरारी स्पेनिश प्लेयर या ड्राइवर आप कह सकते हैं, ठीक है, इन्होंने जीता है। तो करेक्ट आंसर तो पहली बात ये हो गया। अब इन्होंने जीता है और हुआ कहाँ था? सिंगापुर है तो सिंगापुर में ही हुआ था, हेल्ड इन सिंगापुर, ठीक है। और ये फर्स्ट है, तो सेकंड कौन है? तो सेकंड है हमारे मैकलैरेंस लैंडो नॉरिस, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा, ये दूसरे नंबर पे हैं, तो तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे हैं लुइस हैमिल्टन, ठीक है, ये थर्ड नंबर पे हैं। कहाँ हुआ? सिंगापुर में। किसने जीता? सेकंड पे कौन था, थर्ड पे कौन था, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बीच में है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, किसे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन? किसका? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? अखिल गुप्ता की जगह। अब पूछ लेगा कि फलाना बंदे को चेयरमैन अपॉइंट किया गया, किसकी जगह? क्वेश्चन आजकल ऐसे आ रहे हैं, ठीक है।
तो उसका आंसर होता है अखिल गुप्ता। अब नाम दे दिया कि अखिल गुप्ता की जगह किसको अपॉइंट किया गया है, तो अखिल गुप्ता की जगह जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं धनंजय जोशी। ठीक है, ये क्या बने हैं, ये चेयरमैन बने हैं। इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा भी रखा गया है जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, क्या कौन इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के, वो हैं संदीप गिरोट्रा। ठीक है, ये क्या बने हैं, ये वीपी बने हैं और यू कैन से वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। किसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के। और चेयरमैन की बात करें तो धनंजय जोशी जी। तो एक ही उसमें दोनों अपॉइंटमेंट्स का मैंने आपको बता दिया एक ही क्वेश्चन में, तो कुछ भी पूछा जाए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट देखें, देखो नेशनल इंटरनेशनल एनएफटी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल एनएफटी डे मनाया जाता है 20 सितंबर को। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर है। 20 सितंबर को हम नेशनल एनएफटी डे मनाते हैं। एनएफटी के थ्रू हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपने सुना हो कि जो एनएफटी, अच्छा एनएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है, एनएफटी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये बेसिकली एक सिक्योर्ड वर्जन होता है। ठीक है, तो ये होती है नॉन फंगेबल टोकन। ठीक है, एनएफटी क्या होता है, नॉन फंगेबल टोकन। ठीक है, तो एनएफटी के थ्रू हम डेटा हो गया सिक्योर्ड, या फिर आपको मनी ट्रांसफ़र करना है इन अ सिक्योर्ड पाथवे, तो आप वो ट्रांसफ़र करते हो। नॉन फंगेबल टोकन डे 20 सितंबर को मनाया जाता है ताकि उसको बनाने में जिन्होंने एफर्ट्स डाले हैं उनको, ठीक है, और जो उनके कलेक्टर्स हैं एनएफटी कम्युनिटी के, उनको बेसिकली उनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है। अगर मैं इस टर्म की बात करूं कि ये टर्म एनएफटी टर्म किसने कॉइन की थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ना पूछे कि कब मनाया जाता है 20 सितंबर को, पूछ ले कि टर्म किसने कॉइन की थी, क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो ये हैं डेटे शर्ले। ठीक है, डेटे शर्ले जो हैं उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी 20 सितंबर 2017 को। ठीक है, और अगर हम एनएफटी की अभी जैसे मैंने बात की, ये डिजिटल एसेट्स होते हैं जो स्टोर किए जा सकते हैं, ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, जो दैट कैन बी ट्रेडेड एज वेल। ठीक है, ये सिक्योर वे प्रोवाइड करते हैं लोगों को ताकि वो कोई इन्फॉर्मेशन हो गया, डेटा हो गया, मनी हो गई, उसको विदाउट थर्ड पार्टीज़ के इंटरवेंशन के वो ट्रांसफ़र कर सकें। अच्छा, एनएफटी को जो प्रोसेस है एनएफटी को क्रिएट करने का, उसको मिंटिंग कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनएफटी इज कॉल्ड मिंटिंग कहा जाता है उसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पे चलें। विच 2 इंडियन साइट्स, किन 2 इंडियन साइट्स ने वो इंस्क्राइब की गई हैं किसमें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। कौन सी 2 इंडियन साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अभी इंस्क्राइब हुई हैं। ठीक है, अभी बेसिकली वो उस लिस्ट में आ गई हैं। तो ये है शांति निकेतन, जो किन का है, जिनको किसने फाउंड किया था, जो रविंद्रनाथ जी के पिताजी थे 1901 में। ठीक है, नाम आप बताओगे कमेंट करके। ठीक, नाम बताओ किसने फाउंड किया था। मैंने आपको हिंट दे दिया, रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी ने इसको फाउंड किया था 1901 में। ठीक, सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होएसेल्स की बेसिकली टेम्पल्स हैं, उनको भी इस लिस्ट में ले आया गया है। अच्छा, शांति निकेतन जो है कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, शांति वर्ड ही है फॉर पीस। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। और अगर हम होएसेल्स के मंदिर की बात करें तो वो कर्नाटका में है। कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो प्लेस भी पूछ सकता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आओ इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। शांति निकेतन जैसे मैंने बताया वेस्ट बंगाल में, और जो होएसेल्स के टेम्पल्स हैं वो कर्नाटका में है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए हैं।
शांति निकेतन 41वां है और जो सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होएसल्स है वो 42वां है। तो अभी कितने टोटल यूनेस्को लिस्ट में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कितने हमारे मॉन्यूमेंट्स बोल लो या सारी साइट्स बोल लो वो ऐड हो चुकी हैं? अभी जो टोटल है वो है 42। ठीक है, टिल नाउ, टिल व्हाट, टिल दिस डेट, टिल 22 सितंबर इट इज़ 42। ठीक है, आगे ऐड होंगे तो वो करंट अफेयर में क्वेश्चन बन के आ जाएगा, या मैं आपको वैसे ही बता दूंगी। ठीक है, इनमें से 42 में से जो 7 हैं वो नेचुरल हेरिटेज साइट हैं, एक मिक्स हेरिटेज साइट है, और जो 34 हैं वो कल्चरल हेरिटेज साइट है। ठीक है, कौन 34 कितनी है? कल्चरल हेरिटेज है, 7 नेचुरल, एक मिक्स और 34 कल्चरल हेरिटेज। ये जो इनका 45वां सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का यूनेस्को की, कहाँ पे हुआ था? ये सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, सऊदी अरेबिया में हुआ था, तो वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया बेसिकली। अब थोड़ा शांति निकेतन और टेम्पल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होएसल। बेसिकली ये जो टेम्पल्स हैं ये बनाए गए थे 12वीं और 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन स्टैटिक का पूछेगा, ठीक है, ज़रूर आता है क्वेश्चन, स्टैटिक ऐसे ही फॉर्म होता है। ठीक है, या पूछ लेगा कि कौन से दो, जो क्वेश्चन था कौन से दो ऐड हुए साइट्स, तो वो तो आपने देख लिया। अब स्टैटिक की फॉर्म में भी पूछ सकता है, तो इसको ज़रूर देख के जाना। ठीक है, तो 12वीं और 13वीं शताब्दी में बने थे ये मंदिर। ठीक, होएसल के राजा ने बनाए थे, और ये शिव भगवान और विष्णु भगवान को समर्पित हैं। ये मंदिर शिव भगवान और विष्णु भगवान को समर्पित हैं। 3 मंदिर हैं बेसिकली, चिनाकेशवा टेम्पल, ठीक है, जो बिलूर में है, हसन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और होयलेश्वरा टेम्पल जो कहाँ पे है? जो द्वारा समुद्रा टैंक पे है। ठीक है, ये भी हसन डिस्ट्रिक्ट में है। और तीसरा है केशवा टेम्पल जो सोमनाथपुरी विलेज में है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 2 हसन में और 1 किस में है? मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये याद रखना। और ये चौथा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटका की। ठीक है, इससे पहले 3 और आप कमेंट में डालेंगे कौन सी लिस्ट में ऐड हो चुकी हैं। बात करें शांति निकेतन की, तो जैसे मैंने बताया था शांति निकेतन का मतलब हो गया एडॉप ऑफ पीस। ठीक है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, शांति मीन्स पीस। ठीक है, ये बेसिकली कल्चरल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ये प्रमोट करता है कि जैसे बोलते हैं ना, खुली हवा में बच्चों को पढ़ने दो, लिखने दो, ताकि वो और 10 चीज़ें सीखे, तो ये उसी बेसिस पे है। ठीक है, अगर बात करें तो ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी इसी में ही है बेसिकली, और बिरहुम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में ये है। ये फाउंड किया था देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में। ठीक है, हु वॉज द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। ये यूनिक एजुकेशनल फिलोसफी इंस्टीट्यूट है, यू कैन से, क्योंकि इसका जो नेचर है या जो इसकी क्रिएटिविटी है या जो इसकी होलिस्टिक लर्निंग है वो ओपन एयर क्लासरूम को प्रमोट करती है, जैसे मैंने बताया खुली हवा में, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे से एनकरेज हो सकें, अच्छे से पढ़ पाएँ, नेचर के साथ कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा यूनिक है इन दैट वे। और ये वेस्ट बंगाल का तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, होएसल 4th था कर्नाटका का, ये वेस्ट बंगाल का तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसके बाकी 2 और उसके बाकी 3 वो आपको कमेंट करने हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें तो आप भी मुझे बताओगे ना, सारी चीज़ें मैं ही थोड़ी आपको बताऊंगी, है ना। तो चलो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।